आइए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम फिक्स्ड एसेट लाइफ साइकिल की एक ऐसी डीप डाइव मास्टर क्लास लेने वाले हैं जो एंटरप्राइज अकाउंटिंग के पूरे नजरिए को बदल कर रख देगी। बड़ी बड़ी कंपनीज में फिक्स्ड एसेट सिर्फ खरीदी हुई निर्जीव चीजें नहीं होती। दरअसल वो एक पूरे कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इकोसिस्टम का एक जिंदा हिस्सा होते हैं, जिसे बारीकियों से ट्रैक करना किसी भी बिजनेस के सर्वाइवल के लिए बेहद जरूरी है। तो आइए इस पूरे इकोसिस्टम को बिल्कुल शुरुआत से डिकोड करते हैं। आज के इस सफर का मुख्य एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम एसेट लाइफ साइकिल के कोर फाउंडेशन को समझेंगे, उसके बाद मास्टर डेटा और एसेट क्लासेस को देखा जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे जनरल लेजर इंटीग्रेशन की तरफ। चौथे पड़ाव पर एसेट हिस्ट्री का विश्लेषण होगा। फिर हम ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की उलझनों को सुलझाएंगे और आखिर में एसेट रिटायरमेंट पर आकर इस कहानी को पूरा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस विश्लेषण के पहले और सबसे बुनियादी हिस्से से, द फिक्स्ड एसेट लाइफ साइकिल। इस टाइमलाइन को देखने पर साफ समझ आता है कि एक फिक्स्ड एसेट की पूरी जिंदगी कैसे आगे बढ़ती है। पहला दिन यानी एक्विजिशन, वो दिन जब कोई नई चीज खरीदी जाती है। फिर शुरू होता है सालों का सफर, साल 1 से लेकर 5 तक, जहां उस एसेट का लगातार इस्तेमाल होता है और साथ ही शुरू होती है उसकी घिसावट, जिसे अकाउंटिंग की भाषा में डिप्रिसिएशन कहते हैं। और आखिर में 5वें साल या उसके बाद आता है रिटायरमेंट। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, जो भी बड़ी मशीन्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीदे जाते हैं, उनकी उम्र भले ही लंबी हो, पर वो हमेशा नए नहीं रहते। उनकी इस घिसावट को बेहद ध्यान से ट्रैक करना पड़ता है। सोचने वाली बात है कि अचानक एक दिन में ही किसी एसेट की वैल्यू को जीरो क्यों नहीं कर दिया जाता? क्योंकि अकाउंटिंग का एक सुनहरा नियम है, खर्चे को उस समय और उन्हीं सालों में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए जब वो बिजनेस के लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहा हो। इसीलिए उसकी वैल्यू को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके कम किया जाता है, ताकि प्रॉफिट्स का एकदम सच्चा और सटीक आकलन हो सके। इन सारी बड़ी बड़ी टेक्निकल बातों को एक आम जिंदगी के उदाहरण से जोड़ते हैं। बाइक कंपनी में नए नए आए केविन से मिलिए। केविन का सबसे पहला और सबसे अहम टास्क क्या है? उन्हें एक बिल्कुल नए खरीदे गए एक्सकवेटर को एसेट अकाउंटिंग सिस्टम में दर्ज करना है। सोचिए जरा, एक इतना बड़ा, भारी भरकम लोहे और स्टील से बना फिजिकल एक्सकवेटर, उस आकार को अब सॉफ्टवेयर के अंदर सिर्फ डेटा और नंबर्स की दुनिया में ट्रांसलेट करना है। यह बिल्कुल किसी जादू की तरह है, जहां एक फिजिकल एंटिटी डिजिटल दुनिया में अपनी नई पहचान बनाती है। और यहीं से हमारे दूसरे हिस्से की शुरुआत होती है, मास्टर डेटा और एसेट क्लासेस। आइए देखते हैं कि सिस्टम में ये पहचान कैसे तय होती है। अब यहाँ दिमाग में एक सवाल आना लाजमी है कि आखिर किसी भी एसेट को एक खास क्लास में रखने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? इसे एक मास्टर ब्लूप्रिंट या सांचे की तरह समझा जा सकता है। ये डेफिनेशन इसका बिल्कुल ठीक जवाब देती है। एसेट क्लास किसी भी फिक्स्ड एसेट को सही ढंग से स्ट्रक्चर करने और रिपोर्टिंग को आसान बनाने का सबसे बेहतरीन जरिया है। सच तो यह है कि यह किसी भी एसेट मास्टर रिकॉर्ड के लिए एक सेंट्रल कंट्रोल हब की तरह काम करता है। बिना एक एकदम सटीक एसेट क्लास के किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम में एसेट की पहचान शुरू होने से पहले ही अधूरी रह जाएगी। ये पॉइंट्स बिल्कुल साफ कर देते हैं कि एसेट क्लास असल में कितनी पावर रखता है। ये डेप्रिसिएशन के लिए ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट वैल्यूज तय करता है, एसेट नंबर्स ठीक से असाइन करता है, और सबसे बड़ी बात, ये बहुत सारे अलग अलग मास्टर रिकॉर्ड्स को एक सिंगल जनरल लेजर अकाउंट के साथ जोड़ देता है। मिसाल के तौर पर केविन अपने उस नए एक्सकवेटर को मशीनरी क्लास में असाइन कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? सिस्टम को हर नए खरीदे गए एसेट के लिए एक नया जनरल लेजर अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जरा तसव्वुर करें, अगर किसी मल्टीनेशनल कंपनी के पास 1 लाख एसेट्स हैं, तो क्या जनरल लेजर में 1 लाख अलग अलग अकाउंट्स बनाए जाएंगे? ऐसे में तो पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। इसके बजाय एक ही जनरल लेजर अकाउंट की छत के नीचे हजारों मशीन्स को बिना किसी गड़बड़ी के आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। इसी स्मार्ट ट्रैकिंग और स्ट्रक्चर के साथ हम आते हैं तीसरे और बेहद नाजुक पड़ाव पर, जनरल लेजर इंटीग्रेशन। आइए 1 मिनट रुककर इस गहरे टेक्निकल सवाल पर सोच विचार करते हैं। उस एक्सकवेटर की एक्विजिशन वैल्यू, यानी उसकी खरीदने की कीमत, आखिर एसेट अकाउंटिंग के इस मॉड्यूल से निकलकर थोट जनरल लेजर तक का अपना सफ़र कैसे तय करती है? डेटा अपने आप तो हवा में फ्लोट करता नहीं है। इसके पीछे रूल्स, पैरामीटर्स और एक बहुत ही स्ट्रिक्ट इंटरनल लॉजिक का इस्तेमाल होता है। तो इस पूरे लॉजिक का सबसे अहम हिस्सा, सबसे बड़ा पैरामीटर है कैपिटलाइजेशन डेट।
ये एक ऐसी स्पेसिफिक तारीख है, एक ऐसा तय समय जब कोई एसेट आधिकारिक तौर पर लीगली कंपनी की इन्वेंट्री का एक हिस्सा बन जाता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डायरेक्टली प्रभावित करना शुरू कर देता है। ये तारीख इसलिए इतनी क्रूशियल है क्योंकि यही वो पॉइंट है जो सिस्टम को बताता है कि एक्सकवेटर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना आखिर कब से शुरू करना है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि एक दिन की गलती, जी हां, सिर्फ एक छोटी सी डेट की गलती पूरे साल के फाइनेंशियल नंबर्स को हिलाकर रख सकती है। सोचिए, अगर गलती से दिसंबर की जगह जनवरी की डेट डाल दी जाए तो पिछले पूरे साल का डेप्रिसिएशन क्लेम सीधा जीरो हो जाएगा और इसका असर डायरेक्ट कंपनी को होने वाले लाखों के टैक्स नुकसान के रूप में सामने आएगा। अब एक दिलचस्प सिनारियो देखते हैं। अगर ये कैपिटलाइजेशन डेट किसी इंसान ने मैन्युअली एंटर नहीं की है, तब क्या होगा? वहीं पर सिस्टम का नापा-तोला ऑटोमेशन काम आता है। एक अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नजरिए से इस इंटरनल लॉजिक को समझना बहुत जरूरी है। सिस्टम सबसे पहले ये चेक करता है कि क्या पोस्टिंग डेट, यानी जिस दिन सिस्टम में एंट्री की गई, और डॉक्यूमेंट डेट, यानी जिस दिन इनवॉइस बना था, क्या ये दोनों उसी फिस्कल ईयर में आते हैं जिसमें एसेट वैल्यू डेट है। अगर इसका जवाब हाँ है, तो सिस्टम उन दोनों डेट्स में से जो ज्यादा पुरानी यानी पहले की डेट होती है, उसे खुद ब खुद चुन लेता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंजर्वेटिवली एसेट उसी दिन से कंपनी का हिस्सा मान लिया जाता है। लेकिन अगर साल अलग अलग निकलते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली पोस्टिंग डेट को ही फाइनल मंजूरी दे देता है। ये छोटा सा पर चमत्कारी ऑटोमेशन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की सच्चाई को बनाए रखने में एक बहुत बड़ा किरदार निभाता है। और जब एक बार ये डेट और इंटीग्रेशन का काम पूरा हो जाता है तो एसेट का आखिरी फाइनेंशियल अस्तित्व इस रूप में सामने आता है। बैलेंस शीट पर अगर नजर डाली जाए तो उस एक्सकवेटर की पूरी वैल्यू टेक्निकल एसेट्स एंड मशीन्स वाले नोड के अंदर बाकायदा रिकॉर्ड की जाती है। यही वो स्थान है जहां एक आम फिजिकल मशीन एक ठोस फाइनेंशियल आंकड़े में तब्दील हो जाती है, जिसे स्टेक होल्डर्स और ऑडिटर्स देखकर कंपनी की पोजीशन का आकलन करते हैं। चलिए सफर को आगे बढ़ाते हुए चौथे हिस्से की तरफ चलते हैं, एनालाइजिंग द एसेट हिस्ट्री, जहां एसेट की दिन प्रतिदिन की रिपोर्ट निकाली जाती है। सोचकर देखिए, जब केविन का मैनेजर अचानक उनके डेस्क पर आता है और कहता है कि उस करंट फिस्कल ईयर के सभी एसेट्स की एक डिटेल्ड इवैल्यूएशन रिपोर्ट फौरन चाहिए, तब ये एसेट हिस्ट्री शीट सच में किसी अस्त्र से कम नहीं लगती। ये एक ऐसा ज़बरदस्त टूल है जो एक ही झलक में हर लाइफ साइकिल इवेंट का स्नैपशॉट दे देता है। जो नई चीज़ें खरीदी गईं, जो एसेट्स कबाड़ हो गए, साल भर की लगातार होने वाली घिसावट और आखिर में बची हुई करंट इन्वेंट्री, सब कुछ इस एक रिपोर्ट में बिल्कुल क्लियर होता है। इंटरनल मैनेजमेंट के बारे फैसलों के लिए और एक्सटर्नल ऑडिटर्स के टफ ऑडिट्स के लिए ये दस्तावेज एक रीढ़ की हड्डी की तरह है। अब हम मुड़ते हैं पांचवें और सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक की तरफ, नेविगेटिंग डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये दुनिया भर की अकाउंटिंग रूल्स की एक ऐसी दुनिया है जो कई बार सर चकरा देती है। इस स्लाइड पर जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि बाइक कंपनी सिर्फ एक नियम के हिसाब से नहीं चल सकती। उन्हें दो अलग अलग पैरेलल रियलिटीज को खुश रखना पड़ता है। लोकल टैक्स अथॉरिटीज के नियम बिल्कुल अलग दिशा में जाते हैं और दुनिया भर में बैठे इन्वेस्टर्स जिन्हें आईएफआरएस स्टैंडर्ड चाहिए, उनकी मांग अलग होती है। इस दोहरी चुनौती को हैंडल करने के लिए वैल्यूएशन व्यूज का बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल किया जाता है। ये दरअसल सिस्टम की ऐसी सेटिंग्स होती हैं जो पक्का करती हैं कि सभी अलग अलग अकाउंटिंग रूल्स ठीक से फॉलो हो रहे हैं। ये ऑटोमेटिकली तय करती हैं कि डेप्रिसिएशन कीज और किसी एसेट की यूजफुल लाइफ की डिफॉल्ट वैल्यूज आखिर क्या होंगी, ताकि हर टैक्स अथॉरिटी खुश रहे। और फिर यही वैल्यूएशन व्यूज थोड़ा और आगे चलकर डेप्रिसिएशन एरियाज का आकार ले लेती हैं। ये सिस्टम के अंदर बने हुए कुछ ऐसे डिस्टिंक्ट एरियाज होते हैं जो इस पैरेलल रिपोर्टिंग के चमत्कार को सच में संभव बनाते हैं। सिस्टम बड़ी ही होशियारी से सारे डेटा को इन अलग अलग एरियाज में स्प्लिट कर देता है और एक एआई या पूरी तरह से ऑटोमेटेड डेप्रिसिएशन की का इस्तेमाल करके प्लान्ड डेप्रिसिएशन को अपने आप कैलकुलेट कर लेता है। यानी आसान भाषा में कहें तो केविन को अपने नए एक्सकैवेटर की एंट्री सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एक बार करनी है। सिस्टम का इंटरनल दिमाग उस एक एंट्री को पकड़ता है और ऑटोमेटिकली उसे अलग अलग एरियाज में बांट देता है। एक मैनुअल एंट्री पर दो अलग अलग रूल बुक्स अपने आप अपडेट हो गईं। ये इंसानी गलतियों यानी ह्यूमन एरर की गुंजाइश को सीधे जीरो पर लाकर खड़ा कर देता है। इस कंपैरिजन पर जरा ध्यान दीजिए। आईएफआरएस एक एकदम यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है, एक ऐसी भाषा जो पूरी दुनिया में एक तरह से काम करती है, चाहे कंपनी कोड कुछ भी हो। लेकिन यूएस लोकल स्टैंडर्ड की बात करें तो वहां देश विशेष के अपने लोकल वैल्यूएशन रूल्स होते हैं। कमाल की बात यह है कि एक्सकवेटर वही है, वही लोहे की बॉडी, वही भारी इंजन, वही काम, पर जब इस पर अलग अलग टैक्स स्टैंडर्ड का चश्मा पहनाया जाता है तो उसकी फाइनेंशियल कीमत और उसकी उम्र बिल्कुल बदल सकती है।
IFRS का नियम शायद कहे कि ये मशीन 10 साल चलेगी और वही यूएस का नियम कहे कि नहीं, इसकी फाइनेंशियल उम्र सिर्फ 7 साल ही होगी। एक सच्चा और शानदार एंटरप्राइज सिस्टम उसी को कहा जाएगा जो बिना रुके इस हैरान करने वाली पैरेलल रियलिटी को हैंडल कर सके। और ऐसी रोचक चर्चा के साथ हम आज के विश्लेषण के आखिरी और छठे पड़ाव पर आ गए हैं, एसेट रिटायरमेंट एंड डिपार्चर। एसेट को अलविदा कहने का समय। चलिए वापस केविन की कहानी पर चलते हैं और उसे अंजाम तक पहुंचाते हैं। पता चला कि वो जो नया एक्सकेवेटर खरीदा गया था वो बायकॉक कंपनी की ज़रूरतों और रफ्तार पर पूरी तरह खरा नहीं उतर पाया। फैसला ये लिया गया कि भारी नुकसान से बचने के लिए उसे बेच दिया जाए और एक ज़्यादा मॉडर्न मशीन लाई जाए। अब सबसे बड़ा टास्क आता है, इस अकेले एसेट को सिस्टम से पूरी तरह ऑफिशियली और लीगली रिमूव करना ही होगा। एसेट को अलविदा कहने के यानी सिस्टम से निकालने के दो मेन तरीके तय होते हैं। पहला है स्क्रैपिंग विदाउट रेवेन्यू, यानी एसेट को कबाड़ की तरह निकाल देना जहां से एक भी चवन्नी, एक भी पैसा वापस नहीं मिलता। दूसरा तरीका है सेलिंग विद रेवेन्यू, जहां बेचने पर कुछ रकम वापस मिल जाती है। इन दोनों ही हालतों का एसेट मास्टर रिकॉर्ड पर बेहद गहरा असर पड़ता है। अगर स्क्रैप किया गया तो वो टोटल राइट ऑफ बन जाता है। बिजनेस के सारे प्रॉफिट्स या जो भी बड़े लॉसेस हुए हैं वो इसी आखिरी स्टेप पर आकर हकीकत बनते हैं। और यही आखिरी आंकड़े साल के अंत में कंपनी की बैलेंस शीट की तकदीर लिखते हैं। आज के इस विश्लेषण को, इस लंबी मास्टर क्लास को एक गहरे सवाल के साथ रोकते हैं। एक बार सोचिए, अगर कैपिटलाइजेशन डेट में या डेप्रिसिएशन एरिया में होने वाली एक छोटी सी जरा सी मिसकैलकुलेशन किसी पूरी कंपनी की बैलेंस शीट को औंधे मुंह गिरा सकती है, तो एक एंटरप्राइज की धड़कन में बसे मास्टर डेटा कंट्रोल्स का कितना तगड़ा और सटीक होना जरूरी है। फाइनेंशियल इंटेग्रिटी का मतलब सिर्फ कीबोर्ड पर डेटा एंट्री करना नहीं है। ये इन छिपे हुए कॉम्प्लेक्स रूल्स और सदियों से चले आ रहे प्रिंसिपल्स का एक सटीक और बेमिसाल एग्जीक्यूशन है। उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने फिक्स एसेट्स की इन उलझी हुई मगर बेहद जरूरी बारीकियों को एक नए और रोचक तरीके से रोशन किया होगा। ऐसी ही टेक्निकल और गहरी बातों पर आगे भी सोच विचार करते रहना और नई चीजें सीखने की जिज्ञासा को बरकरार रखना ही असल कामयाबी है।